हेलो गाइस, सफ़ायर शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस से हिस्ट्री का एक टॉपिक, मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन की है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए। और मैं अपनी हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक को पढ़ाऊँगी। तो ये सबसे पहले देखते हैं मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में आ जाता है वेद, बौद्ध साहित्य, जैन ग्रंथ। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाता है राजतरंगिणी, हर्षचरित, मत विलास प्रहसन। नेक्स्ट है विदेशियों द्वारा विवरण। जो भी विदेशी भारत में आए थे राजाओं के काल में, और उन्होंने अपने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं, उन पर उन्होंने किताबें लिखी हुई है, बुक्स लिखी हुई हैं, तो उन सब की स्टडी करेंगे। और ये हैं हेरोडोटस, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग। ये ऐसे विदेशी हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, जिनके थ्रू हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा और भी बहुत सारे विदेशी हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है सिक्के, अभिलेख, स्मारक, स्तंभ। इन सब के बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है वेद। वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। तो सबसे पहले आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वो देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आ जाता है सामवेद। सामवेद में है, इसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। जो 7 स्वर हैं, सारेगामापा, पाधा नी सा, वो जितने भी स्वर हैं वो 7 स्वर वो सामवेद में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आ जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद इसे कर्मकांड, इसमें जो यजुर्वेद में है वो कर्मकांड और यज्ञ पर ज़्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थववेद। अर्थववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, विज्ञान और शादी विवाह के जितने भी मंत्र हैं वो सब अर्थववेद में सम्मिलित हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि वेदा से रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद को कलेक्शन ऑफ लिरिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे कलेक्शन ऑफ लिरिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद में ही हैं। नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ द ऑथर ऑफ ऋग्वेदा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऋग्वेदा के ऑथर कौन हैं? वो है धन्वंतरी। और उसे कंपाइल किसने किया था ऋग्वेदा को? वो है कृष्णद्वैपायन, और जिन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑथर जो हैं वो धन्वंतरी हैं, और इसे कंपाइल यानी संकलन इसका जो किया था वो वेद व्यास जी ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है टोटल नंबर ऑफ मंडलास इन ऋग्वेदा। टोटल नंबर ऑफ मंडल कितने हैं ऋग्वेदा में? वो 10 हैं। और टोटल नंबर ऑफ वर्सेस एंड हाइमन्स, कितने मंत्र हैं ऋग्वेदा में और कितने सूक्त हैं? तो 10,580 जो हैं वो मंत्र हैं और 1028 जो हैं वो हाइमन्स यानी कि सूक्त हैं। नेक्स्ट आ जाता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? वो 3rd मंडल में है। और गायत्री मंत्र जो है वो किसे डेडिकेटेड है? सावित्री देवी को डेडिकेटेड है। तो आपने याद रखना है कि जो गायत्री मंत्र है वो सावित्री देवी को डेडिकेटेड है, और ये ऋग्वेदा के 3rd मंडल में है। नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ द सेक्रेड रिवर इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो सबसे प्रमुख नदी, पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती को माना गया है। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गंगा या सरस्वती। तो ये सरस्वती जो है वो ऋग्वेदा में पवित्र नदी मानी गई है।
तो नेक्स्ट आ जाता है हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान थे, वो देवता थे, वो इंद्र देवता को माना गया है और उन पर ऋग्वेदा में 250 बार उनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेदा में, जिससे पता चलता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड जो माने गए हैं वो इंद्र को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है विच रिवर हैज़ नॉट बिन मैंशनड इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन से नदी को मेंशन नहीं किया गया है, वो है ताप्ती। ताप्ती नदी को इसमें मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 9th मंडल में क्या है। ऋग्वेदा के 9th मंडल किसके बारे में है? तो जो 9th मंडल है वो सोमदेव के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है 10th मंडल। 10th मंडल के बारे में, 10th मंडल बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूएस्ट है, सबसे नया मंडल इसे माना जाता है 10th मंडल को, और इसमें फर्स्ट टाइम शूद्र वर्ड का यूज़ किया गया था। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट टाइम शूद्र वर्ड का यूज़ जो था वो 10th मंडल में किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है अस्तोमा सदगम्य। अस्तोमा सदगम्य था, वो कहाँ पर है? वो ऋग्वेदा में है, अस्तोमा सदगम्य। नेक्स्ट आ जाता है सारेगामापा। वो कौन से वेदा में है? सामवेद में। जैसे मैंने आपको बताया था, इसे संगीत का जनक भी माना जाता है सामवेद को। इसमें 7 स्वर संकलित हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ उपनिषद्स। कितने उपनिषद्स हैं? तो 108 उपनिषद्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, इससे लिया गया मुंडकोपनिषद। इसको आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ पुराण। नंबर ऑफ पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण हैं, और इसमें जो सबसे पुराना पुराण है वो है मत्स्य पुराण, जिसे हम विष्णु पुराण के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि पुराणों की संख्या 18 है, और सबसे पुराना जो पुराण है वो है विष्णु पुराण। नेक्स्ट आ जाता है विच वेदा इज नोन एज भारतीय संगीत का जनक। सामवेदा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है अघन्य वर्ड इज यूज्ड इन ऋग्वेदा इज फॉर विच एनिमल। अघन्य शब्द जो है वो ऋग्वेदा में जो यूज़ किया गया है वो कौन से एनिमल के लिए यूज़ किया गया है? कौन से पशु के लिए यूज़ किया गया है? वो है काउ, यानी कि गाय। अघन्य शब्द गाय के लिए यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट आ जाता है विच मंडल इन ऋग्वेदा इज कॉल्ड एज वंश मंडल। वंश मंडल कौन कौन से मंडलों को कहा जाता है? वो है 2nd and 7th मंडल को वंश मंडल कहा जाता है, और ये दोनों ही मंडल जो हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। तो आपने ये याद रखना है कि सबसे पुराने मंडल जो हैं वो 2nd और 7th हैं, और जो सबसे नया मंडल है वो 10th मंडल है, जिसमें फर्स्ट टाइम शूद्र वर्ड का प्रयोग किया गया था। तो ये तो था वेदों के बारे में। तो वेदों से रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से सब क्वेश्चंस याद करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है बौद्ध धर्म और या बौद्ध साहित्य, जिसके थ्रू भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें मैंने आपको जितना भी ये बौद्ध धर्म का जितना भी टॉपिक है वो इस वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने इसी में ही बताए हुए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। और नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। और जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और बेटे का नाम राहुल था। तो इनकी ज़िंदगी में 4 क्रियाएं हुई थी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो उन 4 क्रियाओं को हम देखते हैं। सबसे पहले है
तो 16 साल की आयु में इनकी शादी हो गई थी और 29 साल की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था। ये पहली क्रिया थी जब इन्होंने अपना घर त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्करण के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्रियाएं, जो आपने याद रखनी है कि महाभिनिष्करण किस क्रिया को कहा गया है। तो महाभिनिष्करण, जब उन्होंने अपना घर त्याग कर दिया था, उस क्रिया को महाभिनिष्करण कहा गया है। नेक्स्ट है 35 साल की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे गया, यानी कि बिहार में गया एक जगह है, वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निर्वाण कहा गया। ये उनकी ज़िंदगी की दूसरी क्रिया थी जब उन्हें अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह आपने ध्यान रखना है कि किस पेड़ के नीचे, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि किस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल के पेड़ के नीचे कौन सी जगह में हुई थी? गया, बिहार में एक जगह है गया, वहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो ये दूसरी क्रिया थी उनके जीवन की। तीसरी क्रिया है जब बनारस के निकट सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ये आपने याद रखना है, सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, बनारस में जो जगह है सारनाथ। और उन्होंने कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ये भी आपने याद रखना है, पाली भाषा में। और 5 पंडितों और साधुओं को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और यह इनकी तीसरी क्रिया थी इनके जीवन की, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन इनकी तीसरी क्रिया थी जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट आ जाता है, इनकी मृत्यु 80 साल की आयु में, यानी कि 483 BC 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है कुशीनगर, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, जो इनके जीवन की चौथी क्रिया थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये चारों क्रियाएं थी जिनका बारे में आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहली थी जब उन्होंने अपना घर त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्करण कहा गया। नेक्स्ट थी जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे गया स्थान में, गया जगह पे, जिसे निर्वाण कहा गया था। और तीसरी थी जब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में, 5 पंडितों को, तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। तीसरी क्रिया। नेक्स्ट चौथी क्रिया थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्रियाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट आ जाता है, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती एक जगह है जहाँ पर उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए, जो कौशल देश की राजधानी थी। और इन्होंने मगध में भी अपना प्रचार केंद्र बनाया। मगध में भी ये बहुत प्रचार किया करते थे, अपने उपदेश दिया करते थे। और नेक्स्ट आ जाता है बिंबिसार अजातशत्रु, जो हर्यक वंश के थे, और बिंबिसार भी हर्यक वंश के थे। अशोक जो थे मौर्य वंश के थे, कनिष्क कुषाण वंश के थे, और गोपाल पाल वंश के। ये सभी राजा इनके अनुयायी थे। सबसे बड़े जो अनुयायी थे वो इनके अशोक थे। नेक्स्ट आ जाता है, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे। तो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? हीनयान और महायान। ये आपने ध्यान रखना है, इनके 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। त्रिरत्न जिसको मानते हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ इनके त्रिरत्न थे। और इनकी पहली महिला अनुयायी थी गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ भी थी। वो इनकी पहली अनुयायी थी, महिला अनुयायी। नेक्स्ट आ जाता है, अजंता की गुफाओं में इनकी जातक कथाओं का विवरण है। तो इनकी जो जातक कथाएं हैं, जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में उपदेश दिए गए हैं, जानकारियां हैं, उन जातक कथाओं के थ्रू हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है। तो जो जातक कथाएं हैं, इनका विवरण जो है वो अजंता की गुफाओं में है। जिनकी अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं को दर्शाया गया है, उनका विवरण है, जिसके थ्रू हमें अपने इतिहास के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है, इनकी 4 संगति कौन कौन सी थी, जहाँ जहाँ इन्होंने उपदेश दिए थे, जिसे 4 संगति या महासभा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उन्होंने राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, ये इनके 4 महासभा केंद्र थे, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा उपदेश दिया करते थे। नेक्स्ट आ जाता है त्रिपिटक।
त्रिपिटक भी इनके इम्पॉर्टेंट है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, ये इनके त्रिपिटक थे। नेक्स्ट आ जाता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र जो थी वो अश्वघोष ने लिखी थी। अश्वघोष जी ने बुद्ध चरित्र में बौद्ध धर्म के बारे में और उनके उस समय स्थिति के बारे में सब इसमें बताया गया है बुद्ध चरित्र में। तो ये याद रखना है आपको, जो बुद्ध चरित्र थी वो अश्वघोष जी ने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है जातक कथाओं में भी बौद्ध का चित्रण किया गया है। जैसे हमने पढ़ा ऊपर के अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का विवरण दिया गया है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो था बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम जैन धर्म में। जैन धर्म या जैन साहित्य, इससे जैन धर्म और साहित्य से भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव आदिनाथ थे। आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पहले तीर्थंकर थे। तो जो इनके संस्थापक हैं वो ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म के, लेकिन जो जैन धर्म को संगठित और विकसित किया था वो वर्धमान महावीर ने किया था। तो इसमें जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट वर्धमान महावीर जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस धर्म को आगे बढ़ाया था, इन्हें संगठित किया था और विकसित भी किया था। तो महावीर जी का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम था वो सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और जो बेटी थी उसका नाम प्रियदर्शना था और जो इनके दामाद थे उनका नाम था जामाली, जो इनके पहले शिष्य भी थे और बाद में इनके बहुत बड़े विरोधी भी बने थे। तो ये आपने याद रखना है, जो इनके दामाद थे वो इनके पहले शिष्य थे और बाद में इनके विरोधी बन गए थे। तो नेक्स्ट है महावीर जैन 24वें तीर्थंकर थे। जो महावीर जैन थे वो 24वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव जी थे वो पहले तीर्थंकर थे। याद रखना है आपने। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जम्भरिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो ये आपने याद रखना है कि महावीर जैन को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। इन्होंने राजगृह में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी राजगृह में ही हुई थी। तो इन्हें निर्वाण की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु राजगृह में हुई थी और प्रथम उपदेश भी इन्होंने राजगृह में ही दिया था। तो अगर आपसे मृत्यु का पूछते निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो आपने पावापुरी लिखना है। पावापुरी में हुई थी। पावापुरी एक जगह है जो राजगृह में ही है। नेक्स्ट आ जाता है 5 महाव्रत। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ये इनके 5 महाव्रत थे। नेक्स्ट देखते हैं, इनके जो त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये इनके 3 रत्न थे। नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म में अहिंसा पर बल दिया और कृषि और युद्ध में प्रतिबंध लगाया गया। तो जैन धर्म जो था वो सबसे ज़्यादा अहिंसा पर ही बल देता था और इन्होंने कृषि और युद्ध में, जहाँ मारकाट होती है युद्ध में, उन सब पर प्रतिबंध लगाया था। तो नेक्स्ट आ जाता है जैन संघ का निर्माण पावापुरी में किया गया था। इनके अध्यक्ष थे वो महावीर स्वामी जी थे और इनके दूसरे अध्यक्ष जो थे वो सुधर्मन थे और इनके जो अंतिम अध्यक्ष थे केवलिन थे। तो ये आपने याद रखना है, जो जैन संघ का निर्माण था वो पावापुरी में किया गया जहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो महावीर स्वामी जी खुद थे और जो इनके दूसरे अध्यक्ष थे वो सुधर्मन जी थे और तीसरे अध्यक्ष जो थे, तीसरे यानी कि अंतिम जो अध्यक्ष थे वो केवलिन थे। नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म में प्रवेश करने के विधि संस्कार को निष्क्रमण कहा जाता है। अगर किसी को जैन धर्म में प्रवेश करना है तो उसका जो विधि संस्कार हुआ करता था उसे निष्क्रमण कहा जाता था। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि निष्क्रमण किसे कहते हैं। तो जो जैन धर्म में प्रवेश करने की जो विधि संस्कार यानी कि जो क्रिया है उसे निष्क्रमण कहा जाता था।
नेक्स्ट आ जाता है भिक्षुओं के संघ की अध्यक्षता थी वो चंदना थी, और चेलना जो थी वो श्रविकाओं के संघ की अध्यक्षता थी, यानी कि जो भिक्षा मांगने जाते थे उनके संघ की जो अध्यक्षता थी, जो अध्यक्ष थी वो चंदना नाम की औरत थी, और जो चेलना थी वो श्रविकाओं की, यानी कि जो इनके उपदेशों को सुनाया करते थे, वो उनके अध्यक्ष जो थी वो चेलना थी। नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिगंबर थे वो वस्त्रों का परित्याग करते थे, और इसके जो प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे। भद्रबाहु दिगंबर के प्रमुख थे, और श्वेतांबर जो होते थे वो वस्त्रों का परित्याग नहीं करते थे, और इसके जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे। तो आपने याद रखना है, जो दिगंबर के प्रमुख थे वो भद्रबाहु थे, और श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे। नेक्स्ट आ जाता है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह नया धाम कहा ग्रंथ में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावीर की शिक्षाओं का संग्रह कौन से ग्रंथ में है, तो उस ग्रंथ का नाम है नया धाम कहा ग्रंथ। नेक्स्ट आ जाता है पहले जैन महासभा पाटलिपुत्र में हुई, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसी सम्मेलन में दिगंबर और श्वेतांबर बने, यानी कि जो इनकी पहली महासभा थी, जैन महासभा थी, वो पाटलिपुत्र में हुई थी, और जिसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। और इसी सम्मेलन में, इसी महासभा में दिगंबर और श्वेतांबर जो थे, ये दो संप्रदाय थे जैन धर्म के, उनका निर्माण हुआ था, वो बने थे। तो जैन स्थल कौन कौन से थे? जैन स्थल यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैन धर्म हुआ करता था, जैन धर्म को लोग माना करते थे, तो वो थे अयोध्या, माउंट आबू, पावापुरी, कैलाश पर्वत, श्रवण बेलगोला। तो ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैन धर्म था। तो इनके आश्रयदाता थे, यानी कि कौन कौन से ऐसे उस टाइम महाराजा हुआ करते थे, वो किंग्स हुआ करते थे जो जैन धर्म को माना करते थे। वो थे महापद्मनंदन, बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त। तो ये सब राजा थे जो जैन धर्म को माना करते थे। तो ये तो था वेदों के बारे में, वेद पढ़ लिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ये तो थे जो धार्मिक ग्रंथ थे आपके। नेक्स्ट आ जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से साहित्य लिखे गए हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है अपने इतिहास के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है राजतरंगिणी। जो राजतरंगिणी है वो कल्हण द्वारा लिखी गई है। ये आपने याद रखना है, ये बहुत बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखी है, तो ये कल्हण ने लिखी है, और ये संस्कृत भाषा में महाभारत काल में लिखी गई थी। और कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में महाभारत काल में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है महावंश और दीपवंश। ये भी दो बौद्ध ग्रंथ हैं जो दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ये भी हमारे साहित्यिक स्रोत में आ जाता है, महावंश और दीपवंश। ये बौद्ध ग्रंथ है दोनों। नेक्स्ट आ जाता है ललित विस्तार। ललित विस्तार भी बौद्ध ग्रंथ है, इसकी रचना नेपाल में हुई थी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी, इसकी रचना जो थी वो पाणिनि ने की थी, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी की रचना जो थी वो पाणिनि ने की थी। ये सबसे पहला संस्कृत व्याकरण माना जाता है। जो सबसे पहला संस्कृत व्याकरण है वो अष्टाध्यायी माना जाता है, जिसकी रचना है वो पाणिनि ने की थी। तो इसमें मौर्य काल के जो जितने भी सामाजिक जीवन का विवरण जो है इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि, इसने पहला संस्कृत व्याकरण इसे माना जाता है अष्टाध्यायी को। तो पतंजलि ने महाभाष्य भी इसी तरह का कुछ लिखा था, इसी पर आधारित था वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है राजतरंगिणी, जो हमने पहले पढ़ी थी कि कल्हण द्वारा लिखी गई है। तो इस राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। जो उस समय का जम्मू कश्मीर था
उसके बारे में बताया गया है, उसके इतिहास के बारे में बताया गया है राजतरंगिणी में। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस भी एक बुक है जो विशाखा दत्त ने लिखी हुई है। इससे भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य ने इसकी रचना की थी अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो था वो कालिदास ने लिखा था। इन सब बुक्स के थ्रू हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, बहुत फेमस हैं, इन पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इन सब का नाम ध्यान रखना है और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं वो भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाता है राजाओं द्वारा रचित साहित्य। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो भी अपने साहित्य के बारे में लिखा करते थे। मतलब वो जो उनकी सामाजिक और स्थिति हुआ करती थी या आर्थिक स्थिति हुआ करती थी, राजनीतिक स्थिति थी उनके काल की, तो उसके बारे में वो लिखा करते थे। तो उसके थ्रू भी हमें अपने साहित्य के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे बुक्स हैं, कौन से ऐसी किताबें हैं जो राजाओं द्वारा लिखी गई हैं। तो सबसे पहले है मतविलास प्रहसन, जो महेंद्र वर्मन ने लिखी थी, जो पल्लव वंश के राजा थे। नेक्स्ट आ जाता है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ये हाल ने लिखी थी, जो सातवाहन वंश के राजा थे। नेक्स्ट आ जाता है मानोसलास। मानोसलास जो था वो सोमेश्वर जी ने लिखा था, वो चाणक्य वंश के राजा थे। नेक्स्ट आ जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिनमें उनकी फेमस जो है वो है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। इसमें उन्होंने अपने काल के बारे में, हर्षवर्धन काल के बारे में बताया है, अपनी उस समय किस तरह उनका आर्थिक स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति थी, सामाजिक स्थिति के बारे में, किस तरह के रीति रिवाज हुआ करते थे, उन सब के बारे में इसमें जानकारी दी है, जिससे हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय उनके इतिहास, उनका स्थिति कैसी हुआ करती थी। नेक्स्ट आ जाता है अर्थशास्त्र, जो था वो कौटिल्य, जो हमने पहले भी पढ़ा, जो चाणक्य, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें उन्होंने अर्थशास्त्र में मौर्य काल की जितनी भी राज व्यवस्था थी उसका चित्रण किया है, क्योंकि जो कौटिल्य थे वो मौर्य काल के समय में ही थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे। तो इन्होंने अपने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने मौर्य काल की राजव्यवस्था के बारे में बताया था। तो ये तो था हमारा साहित्य कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, वो यही बुक्स थी। तो नेक्स्ट आ जाता है विदेशियों द्वारा विवरण। जो मैंने आपको बताया था कि विदेशी भारत में आया करते थे उस समय, तो राजाओं के समय में, तो वो यहाँ पर आके क्या ऑब्जर्व किया करते थे, क्या देखते थे, कैसी स्थिति थी हमारे देश की, उसके बारे में वो किताबें लिख दिया करते थे। तो उन किताबों के थ्रू भी हमें उनकी जानकारी मिलती है अपने इतिहास की। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी लेखक। यूनानी लेखक जो थे वो टेसियस और हेरोडोटस थे, जो भारत आए थे, जो फेमस थे। वैसे तो बहुत सारे लेखक जो आए थे, लेकिन जो फेमस थे वो टेसियस और हेरोडोटस थे। जो टेसियस थे वो ईरान के राजवैद्य थे। वो यहाँ जब भारत आए थे तो उसने ईरानी अधिकारियों द्वारा ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। तो टेसियस जो थे वो ईरान के राजवैद्य थे। उन्होंने जो भी ईरानी अधिकारी हुआ करते थे, जो भारत में आते थे, यहाँ पर देखते थे यहाँ की स्थिति को, तो उनसे ही भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, उनसे ही सुना था कि किस तरह का भारत है, कैसी स्थिति है वहाँ की, वही सब उन्होंने वहाँ लिखा। तो इसके थ्रू भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, लेकिन जो अधिकारियों ने बताया, इन्होंने वही लिखा, तो ज़रूरी नहीं कि वो सच होगा। तो ये हम साक्ष्य इतने सही नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेरोडोटस।
हेरोडोटस भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक की बुक लिखी थी। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि हेरोडोटस की किताब का क्या नाम था। तो हिस्टोरिका इनकी किताब का नाम था, जिसमें उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत और ईरान के बीच में या फारस के बीच में जो संबंध था, व्यापारिक था या किसी भी तरह का संबंध था, उसके बारे में उन्होंने इस हिस्टोरिका बुक में वर्णन किया है। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो आपने याद रखना है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, जो एक यूनानी लेखक थे और इनके बुक का नाम था हिस्टोरिका। तो ये आपने याद रखना है। इस बुक में उन्होंने भारत और ईरान के संबंधों का वर्णन किया था। तो नेक्स्ट आ जाता है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। जो सिकंदर थे उनके साथ में कौन कौन से लेखक जो थे वो भारत आए थे। तो उसमें सबसे पहले थे मेगास्थनीज, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने इंडिका नामक अपनी किताब लिखी थी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर्स में आया रखा है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इंडिका नामक जो बुक थी वो मेगास्थनीज ने लिखी थी और इसमें उन्होंने मौर्य युग के समाज व संस्कृति का वर्णन किया था। जब मौर्य युग था उस समय ये आए थे भारत में मेगास्थनीज, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो इन्होंने उस समय समाज की और उस समय समाज की स्थिति कैसी थी और उनकी संस्कृति कैसी थी, उन सब का वर्णन अपनी इंडिका बुक में किया है और इसमें उन्होंने लाल सागर का भी विवरण दिया है। नेक्स्ट आ जाता है टॉलमी। जो टॉलमी थे उन्होंने भूगोल लिखी थी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 150 ईस्वी के आसपास उस समय भूगोल की स्थिति थी, उस समय का जो भूगोल था उन्होंने उसकी जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय भूगोल और वाणिज्य की जानकारी दी थी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है, मेगास्थनीज और टॉलमी। टॉलमी ने भूगोल लिखी थी और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है अरबी लेखक। तो अरबी लेखक थे अल-बरूनी। अल-बरूनी भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आ जाता है इन्हें विषयक ज्ञान, अल-बरूनी जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हें विषयक ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, गणित, इन सब और ज्योतिषी की भी इनको जानकारी थी। और जो इनकी रचना थी वो थी तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद या भारत की खोज, इस नाम से भी जाना जाता है। भारत की खोज और तहकीक-ए-हिंद, किताब-उल-हिंद। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अल-बरूनी की रचना थी और ये महमूद गजनवी के टाइम में के समय में उनके राज ज्योतिष थे। तो इनको ज्योतिषी की बहुत अच्छी जानकारी थी अल-बरूनी को। नेक्स्ट आ जाता है सुलेमान। सुलेमान ने 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था इन्होंने, सुलेमान ने। नेक्स्ट आ जाता है रोमन लेखक। रोमन लेखक जो थे प्लिनी थे। इन्होंने नेचुरलिस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ लिखा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेचुरलिस हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा था। इन्होंने प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय के भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के विषय के बारे में लिखा और इन्होंने भारत और इटली के बीच में उस समय होने वाले व्यापार का भी वर्णन किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, नेचुरलिस हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने भूगोलिक स्थिति को बताया है, यानी कि पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, उन सब के विषय के बारे में लिखा था। और जो व्यापारिक स्थिति थी भारत और इटली के बीच में उस समय, उसके स्थिति के बारे में लिखा था। तो इन सब के इन सब लेखकों के थ्रू भी हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है चीनी यात्री। तो चीनी यात्री जो थे वो थे सबसे पहले फाहियान। फाहियान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चंद्रगुप्त II के समय में भारत में आए थे और इन्होंने फूको की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है इन्होंने वो लिखी थी। इसमें उस समय भारत की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति जैसी थी उस पर इन्होंने प्रकाश डाला था। खासकर इन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में उसमें लिखा था। तो इनकी जो ये रचना है फूको की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा जाता है कि फाहियान की रचना कौन सी थी, तो ये फूको की। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि इनके ऑप्शंस इस तरह आ जाते हैं। तो जो ऑप्शंस में आपको बहुत ध्यान से ये करना है, फूको की, ये इनकी रचना थी।
तो नेक्स्ट आ जाता है सुंगयून। सुंगयून में इन्होंने बौद्ध ग्रंथ की प्रतियों को एकत्रित किया था। नेक्स्ट आ जाता है हुएनसेंग। हुएनसेंग थे जो ये हर्षवर्धन के काल में भारत में आए थे, और इनकी रचना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीयू की। तो इनकी रचना थी सीयू की। इन्होंने हर्षवर्धन काल के टाइम में जो राजनीतिक स्थिति, रीति रिवाज थे, धर्म था, समाज का विवरण था, वो इन्होंने किया था सीयूकी में। और इन्होंने 138 देशों का विवरण इस बुक में किया था, तो उसमें से भारत भी एक देश था। तो ये हर्षवर्धन के काल में आए थे, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इत्सिंग। इत्सिंग जो थे वो 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे, और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें चीनी यात्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फायान की बुक जो है, फूको की रचना, और उनकी हुएनसेंग की सीयू की जो है, इनकी रचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये दोनों ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। जो हमने पहले पढ़े वो थे विदेशियों द्वारा विवरण। तो विदेशियों ने जिस तरह विवरण दिया था, जिस तरह बुक्स लिखी थी, जिनके थ्रू हमें इतने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो हमें मिले हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाता है सिक्के। सिक्के जिन पर लेख नहीं होता था, जिन पर कुछ लिखा नहीं होता था, ये सिर्फ पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, सिर्फ स्टैंप लगी होती थी या राजा का चित्र हुआ करता था। उन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो ये सिक्के जो थे वो तांबे के हुआ करते थे, चांदी के, सोने और शीशे के भी हुआ करते थे। तो जो अधिकांश सांचे यानी कि जिसमें जो सांचे सिक्के ढालने के काम आता है, यानी कि सिक्के बनाने के काम आता है, तो अधिकांश जो सांचे थे वो कुषाण कालीन के हैं। तो कुषाण वंश के जो सबसे ज़्यादा सांचे मिले हैं सिक्कों के। नेक्स्ट आ जाता है मौर्य शासकों के सबसे अधिक सिक्के हैं। सबसे अधिक सिक्के जो है वो मौर्य काल के मिले हैं, और गुप्त शासक के जो सबसे अधिक सोने के सिक्के मिले हैं, और सर्वाधिक शुद्ध सोना जो हुआ करता था सिक्कों में वो कुषाण शासकों का हुआ करता था। तो आपने याद रखना है कि जो सोने के सिक्के तो सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों के मिले हैं, और वैसे देखा जाए तो मौर्य शासकों के सबसे अधिक सिक्के मिले हैं, लेकिन जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हुआ करते थे वो कुषाण शासकों के थे। नेक्स्ट आ जाता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? मुहर, स्तंभ, स्तूप, ताम्रपत्रों को अभिलेख कहा जाता है। जो लिखे हुए होते थे, स्तंभों पर लिखे हों, स्तूपों पर लिखे हों, या मोहरों पर लिखे होते थे, या ताम्रपत्र होते थे, पत्तों के जो पत्र हुआ करते थे उन पर वो अभिलेख लिखा करते थे। उसके थ्रू हमें जानकारी मिलती है। जो सबसे ज़्यादा जो अभिलेख हैं वो मैसूर संग्रहालय में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले हैं, और सबसे ज़्यादा अभिलेख जो थे वो अशोक के समय के थे। नेक्स्ट आ जाता है अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी व अरामिक लिपियों में लिखे जाते थे। तो जितने भी अभिलेख मिले हैं वो या तो प्राकृतिक भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है, यूनानी या अरामिक लिपियों में मिले हैं। नेक्स्ट आ जाता है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह अशोक के समय का स्तंभ है, जिसमें से राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चक्र लिया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बनारस में है। तो यह जो सारनाथ का स्तंभ है वो उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। ये अशोक के समय का स्तंभ है, और इसमें अशोक चक्र जो है राष्ट्रीय चिन्ह हमारा वहीं से लिया गया है। तो इसमें भी जो लिखे हुए अभिलेख हैं, जो स्तंभ के थ्रू हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है गुफा अभिलेख। गुफाओं में भी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो जातक कथाएं हैं वो लिखी गई हैं गुफाओं में। तो वैसे ही बहुत सी गुफाएं हैं जहाँ पर ये सब लिखी गई हैं, अभिलेख लिखे गए हैं। तो सबसे पुरानी जो गुफा है वो अभिलेख जो है वो अशोक का ही है। तो सबसे ज़्यादा अभिलेख जो मिले हैं वो भी अशोक के हैं, और स्तंभ जो हैं वो भी अशोक के हैं, और जो गुफा हैं वो भी अशोक काल में ही मिले हैं। और इसमें जो
बाबर नागार्जुन जो गुफाएं हैं वो सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाएं हैं। तो आपने ये ध्यान रखनी है, बाबर और नागार्जुन गुफाएं हैं वो सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफाएं हैं। और जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो बौद्ध धर्म का विवरण दिया गया है, जातक कथाएं उसमें हैं दर्शाई गई हैं, तो वो भी एक गुफा अभिलेख ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेखों को पढ़ने की कला को एपिग्राफी कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, एपिग्राफी किसे कहते हैं? अभिलेखों की पढ़ने की कला को। और जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो अभिलेखों को पढ़ने की कला को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, सिक्कों को पढ़ने की कला को न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। न्यूमिस्मैटिक, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अभिलेखों को तारीख के साथ पढ़ने को पॉलीग्राफी कहते हैं। पॉलीग्राफी कहते हैं जब अभिलेखों को तारीखों के साथ, डेट्स के साथ में पढ़ा जाता है तो उसे पॉलीग्राफी कहा जाता है। तो ये तो था मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यही सब मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो था, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो इस टॉपिक में ही सब कुछ बताया गया है मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सब मैंने इस वीडियो में बनाए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें क्वेश्चंस, ताकि आपको पेपर में करना आसान हो जाए। तो ये तो सब था मेजर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बनाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सफ़ायर शिक्षा को, तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।